एक मिनट। हाँ, अच्छा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, तो अभी प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं स्कूल लेक्चरर के पद पर हूँ, हिंदी सब्जेक्ट से। अच्छा, तो टीचिंग में बेसिकली आप बहुत एक प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है टीचिंग का। एग्री है जी आप इस चीज पे? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो टीचिंग जैसा नोबल प्रोफेशन छोड़ के आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हो? जी सर, प्रोफेशन नो डाउट बहुत नोबल प्रोफेशन है। इसकी राष्ट्र सेवा और देश सेवा में बहुत अच्छा योगदान भी है। पर पर्टिकुलर जो फील्ड जॉब का आरएस का जो नेचर है वो मेरे नेचर से मुझे लगता है कि मिलता जुलता है। तो ये मेरी व्यक्तिगत पसंद भी है। और दूसरे और भी रीज़न है सर कि वहाँ थोड़ा दायरा विस्तृत है। यहाँ थोड़ा एक सीमित दायरा मुझे मिलता है काम करने के लिए। वहाँ पर भी प्रभावी ढंग से सारी काम किए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ अधिक प्रशासन के साथ मिलकर अधिक प्रभावी ढंग से किए जा सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं सर। इसके अलावा एक कुछ व्यक्तिगत रीजन भी हैं सर। मेरे फादर भी चाहते थे। ये सारी चीज़ें मुझे इस और बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा। अच्छा, क्या एक टीचर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है? जी जी सर, बिल्कुल। एक टीचर एक अच्छा और इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो एक टीचर एक लघु प्रशासक की भूमिका स्कूल में भी निभाता है। जैसे वो अच्छा, मैनेज कोई करता आप है। ऐसे एग्जांपल दीजिए मेरे को, भारत में जो टीचर्स थे और बहुत अच्छे प्रशासक सिद्ध हुए। सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम अभी मेरे ध्यान में आ रहा है। जो प्रशासक तो नहीं, लेकिन प्रशासक की भूमिका में उन्होंने हमारे देश के उपराष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। और वो एक बहुत अच्छे टीचर भी रहे थे। इसके अतिरिक्त सर अभी कोई नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी सर। अच्छा, ऐसे देखा जाता है कि राजस्थान में जो शिक्षा की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। अगर जी हम लिटरेसी रेट की बात करें तो काफी कम है। कितनी लिटरेसी रेट है? सर, राजस्थान में एट अराउंड 66% लिटरेसी रेट है। अच्छा, और महिला साक्षरता? महिला साक्षरता सर राजस्थान की 52%। जी सर। अच्छा, तो ये क्या कारण है कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ राज्य है? और अभी इन दिनों में क्या क्या गतिविधियां हो रही है कि हमारा राज्य जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्रोग्रेस करे? जी सर, राजस्थान पिछड़ा हुआ क्षेत्र सर, इसकी कुछ बेसिक रीजन जो पुराने टाइम से चल रहे थे वो ये थे कि हमारा जो क्षेत्र था वो इतिहास से रजवाड़ों का शासन रहा था। और यूजुअली देखा जाता था कि वहाँ पर महिला शिक्षा पर बहुत अधिक बल नहीं दिया गया था। उसके बाद की अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं, टाइम के साथ यहाँ पर जितनी योजनाएं वगैरह चल रही थी उसमें कुछ सांस्कृतिक हमारे पहलू थे, जहाँ पर हम घूंघट प्रथा जो एक बहुत बड़ी कुप्रथा के रूप में सामने आया, जिसने एजुकेशन का आगे बढ़ने से रोका। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो सरकार इस बारे में बहुत अच्छा काम भी कर रही है। हमारी होपफुली 2021 का जो हमारा एजुकेशन रेशियो आएगा वो अच्छा आएगा। और कोरोना के पीरियड में भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम इस तरीके के किए हैं, जिससे शिक्षा से महिलाओं को और पुरुषों दोनों को जोड़ा जा सके। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया, तो कोई ऐसी कोई दो फ्लैगशिप स्कीम्स बता सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार की? जी सर, फ्लैगशिप में एक स्कीम को भी लिया गया है, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनको लिया गया है। और अभी उसमें पहले ये स्कूल जो हैं 6 स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक थे, अभी इसको 1st to 12th स्टैंडर्ड कर दिया गया है। इसी के साथ सर अभी बजट में इन्हीं स्कूल्स को अपग्रेड करके जनसंख्या के हिसाब से इसको अपग्रेड अपग्रेड करके और संख्या बढ़ाने की भी बात की गई है सर। अच्छा, तो राजस्थान में आप क्योंकि खुद एक महिला भी है, और राजस्थान में जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो आप कैसे देखते हैं, क्या स्थिति है राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान? सर, सशक्तिकरण के जो दायरे हैं उसमें राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानती मैं अभी। आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हम प्रयासरत हैं। इंक्लूडिंग अगर हम अपनी एजुकेशन रेट देखें, हम अपना सेक्स रेशियो देखें, या और भी जो दूसरे परिप्रेक्ष्य हैं इसमें, बाल मृत्यु दर को अगर देखें, महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति देखें, और हाल ही की रिपोर्ट में पूरे भारत की स्थिति जो है वो कम आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थिति में, तो राजस्थान उसी अच्छा, के कगार पर। राजस्थान में बेसिकली जो लास्ट ईयर एक एनसीआरबी की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया है कि राजस्थान में जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं उसमें इंडिया में नंबर 2 पे है।
तो जी क्या कारण है, क्यों महिलाओं के प्रति इतने अपराध बढ़ रहे हैं, और दूसरा क्या रीजन है इसके पीछे? सर, इसके कोई एक रीज़न नहीं है, इसमें बहुत सारे रीज़न इंक्लूड हैं। जैसा कि पहला रीज़न अगर हम इसका देखते हैं तो महिलाएं खुद अपने अधिकारों को लेकर अवेयर नहीं है, शिक्षा की कमी से अपने अधिकारों को लेकर वो अवेयर नहीं है। दूसरी कमी सर, हम सांस्कृतिक पक्ष से देखें तो हमारी नैतिक शिक्षा जो है उसको हमने अपने एजुकेशन सिस्टम से बहुत अलग कर रखा था। अब जो नई एनईपी आई है उसमें हमने इसको जोड़ा है। अगर वहीं से इनिशियली स्टेज पर बच्चों के साथ ये संस्कार दिए जाएं, घर परिवार में ऐसा माहौल क्रिएट किए जाए कि लड़का और लड़की को बराबर रखा जाए, स्कूल में ऐसा माहौल क्रिएट किए जाए, तो होपफुली ये अपराध धीरे धीरे कम होंगे सर। अच्छा, अभी आपने एनईपी का जिक्र किया है, तो एनईपी में कोई ऐसी दो कमियां बताइए जो आपको लगता है कि ये दूर होनी चाहिए। और साथ ही ये बताइए, अगर आपको जो एनईपी फ्रेम करने वाली कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया जाए, तो आप उसमें क्या क्या नई चीजें अपनी तरफ से ऐड करोगे? सर, एनईपी की जो दो कमियां, उसमें पहली कमी जो मुझे नजर आती है वो ये है कि पूरी एनईपी के अंदर खेल को लेकर बहुत बड़ा विस्तार में कुछ कहा नहीं गया है। जबकि इसके लिए हमने गवर्नमेंट ने एक पीरियड या दो पीरियड हमारे स्कूलों में चला रखे हैं, लेकिन इसको लेकर कोई बात हुई नहीं है विस्तार में। दूसरी जो कमी मुझे नजर आती है सर वो ये है कि इसमें जो हमने आंगनवाड़ी का स्ट्रक्चर को स्कूल स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया है उसके साथ कुछ समस्याएं हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्री स्कूल जो प्राइमरी स्कूल चलते हैं या प्री स्कूल प्राइवेट स्कूल वाले जो प्राइमरी स्कूल चलाते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल, उनका लेवल और आंगनवाड़ी का लेवल बराबर करने के लिए हमें कुछ उपाय उससे पहले करने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त सर कुछ कुछ कमियां हर चीज में है, लेकिन बहुत हद तक ये नीति मुझे अच्छी लगी है व्यक्तिगत रूप से। अगर मैं इस कमेटी की मेंबर होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं स्पोर्ट्स को लेकर इसमें कुछ जरूर करना चाहूंगी सर। अच्छा। अच्छा, आप राजस्थान में अगर एसडीएम बन जाते हैं, और मतलब आरएस के थ्रू, इस एग्जाम के थ्रू, तो आपकी क्या टॉप प्रायोरिटी रहेगी प्रशासन में आने के बाद? सर, मेरी टॉप प्रायोरिटी ये रहेगी कि पहली चीज जो है, जितनी पेंडिंग वर्क्स चल रहे हैं जब मैं ये ज्वाइन करती हूँ, और ऐसे पेंडिंग वर्क्स जो बहुत छोटी छोटी कमियों की वजह से रुके हुए हैं, मेरी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं उन पेंडिंग वर्क को एक निश्चित समय सीमा पर पूरा करूँ। दूसरी सर, मुझे ये लगता है कि मैं अपनी जो मेरा जो ऑफिस है मैं उसको इस तरीके से ऐसा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर तैयार करूं ताकि लोगों को एसडीएम कार्यालय तक आने में और वहाँ एक सहज वातावरण मिले, अपनी समस्याएं डायरेक्ट आकर कह सकें। तीसरा सर जो है, मेरा जो टीम वर्क है और मैनेजमेंट का जो काम है उनके साथ मिलकर सोशल मीडिया की हेल्प से कुछ इस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज या इनोवेटिव ग्रुप्स का निर्माण किया जाए ताकि डायरेक्ट शिकायत मिल सके और योजनाओं को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अच्छा, अभी ये देखा गया है कि इन दिनों में गर्मी काफी पड़ रही है ना, जैसे अभी मार्च एंड में भी टेम्परेचर 42-43 डिग्री चला गया। क्या आपको जी क्या लगता है, इसके पीछे क्या बड़ा कारण है, मेन प्रमुख रीजन क्या है इसके पीछे? सर, इसका मेन रीजन, सॉरी सर मुझे नहीं ध्यान में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पॉल्यूशन उसका एक रीजन हो सकता है। अच्छा, इसके ये पीछे अभी जो कोरोना का जी वापस स्प्रेडिंग हो रही है, ये कौन सी लहर चल रही है अभी कोरोना की? भारत सर, में कौन सी लहर चल रही है, और राजस्थान में कौन सी लहर चल रही है? ये दूसरी लहर चल रही है कोरोना की। अच्छा, और राजस्थान में? सर, राजस्थान में भी दूसरी लहर ही है। अच्छा, तो ये वापस कैसे केसेस बढ़ रहे हैं? हम देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप किसकी गलती मानते हैं, क्यों बढ़ रहे इतने केसेस? जी सर। सर, केसेस बढ़ने में दोनों दो चीजें इंक्लूड हैं। पहली चीज तो इसका जो नया नया म्यूटेंट वर्जन जो क्रिएट हुआ है, जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, हो सकता है कि उसकी प्रभावशीलता ज्यादा हो। और दूसरा जो हमारी लापरवाही है, व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति ने वैक्सीन आने के बाद मास्क लगाना या सोशल डिस्टेंसिंग को कुछ हद तक भुला दिया है। तो सारी चीजें इंक्लूड होकर जो है दूसरी लहर का हमें सामना करना पड़ रहा है सर। अच्छा, सरकारों को आपका कितना जिम्मेदार समझते हैं इसमें, इसके पीछे आपको नहीं लगता है कि जो चुनाव में लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारें भी इसके लिए उत्तरदायी है? ये सर, चुनाव चुनाव एक प्रोसेस है सर, चुनाव रुक नहीं सकते हैं। हालांकि इसमें लोगों को लेकर जो हमारा आयोग है उसने गाइडलाइन दी है, अगर उसका पालन किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव को रोककर या चुनाव से संबंधित कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोरोना को और ज्यादा स्प्रेड करी, अगर सही तरीके से गाइडलाइन का पालन किया जाए तो। अच्छा, आपका वैक्सीनेशन हो गया? जी सर। कौन सी वैक्सीन लगी आपको? कोविशील्ड सर। अच्छा, तो कोविशील्ड, और दूसरी कौन सी वैक्सीन है? कोवैक्सीन है सर। तो किसकी एफिकेसी?
सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि किसकी एफिकेसी ज़्यादा है, माफ़ कीजिए सर। ऑल राइट। अच्छा, आप बास्केटबॉल खेलते हैं? जी सर। अच्छा, तो राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल है सर। लेकिन हम देखते हैं कि राजस्थान में तो राजस्थान की टीम ने अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो कोई ऐसा अचीवमेंट है नहीं, जबकि हमारा स्टेट गेम है ये। क्या क्या कारण जी है इसके पीछे? जी सर। सर पूरी टीम का शायद अचीवमेंट कम है, लेकिन मेंबर्स का अचीवमेंट है। तो हम इस ये नहीं कह सकते हैं कि अचीवमेंट कम है। कुछ मेंबर्स का बहुत अच्छा अचीवमेंट है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ तक पूरी टीम की बात है सर, तो क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस ये कहता है कि पूरी टीम एक साथ सेलेक्ट नहीं होती, कुछ मेंबर्स आगे जाते हैं। और अगर जहाँ तक मेडल की बात है तो राजस्थान नेशनल लेवल पे कुछ अच्छे काम कर रहा है सर। नहीं कर पाने के पीछे रीजन ये है कि हम साल भर तक इस एक्टिविटी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा गाँवों तक इसकी पहुंच कम है सर। गाँव में अच्छा, हम इसके लिए देखते कोई हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो है बास्केटबॉल का काफी क्रेज है, जी स्पेशली सर। यूएसए यूके वगैरह में। लेकिन इंडिया में हमें ऐसा क्रेज देखने को नहीं मिलता है, लोग सभी क्रिकेट के प्रति काफी ज्यादा उनका रुझान है। तो जी क्या कारण है? मेन क्या कारण है? मुझे कोई दो कारण बताइए। आप ये भी बताइए कि अगर आपको किसी जैसे बास्केटबॉल एसोसिएशन का अगर चेयरपर्सन बना दिया जाए तो आप इस गेम को कैसे इंडिया में पॉपुलर करेंगे? जी सर। सर इसका मेन कारण तो ये है कि इसके लिए जो कोर्ट की हमें अवेलेबिलिटी है वो हर जगह पर पॉसिबल नहीं हो पाती, जबकि क्रिकेट के लिए हमें खुला मैदान चाहिए होता है। और एक सामान्य तरीके से एक बॉल को खरीदना भी एक सामान्य आदमी के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बॉल का अपना एक रेट है और उसका एक स्किल है जो स्किल जनरली हर कोई नहीं खेल सकता है। जबकि क्रिकेट को आप देखकर मनोरंजन के लिए भी आप खेल सकते हो, लेकिन बास्केटबॉल की स्किल में आपको आगे आने के लिए इसकी एक प्रोसेस है, तो उसके थ्रू आपको आना पड़ता है। तो ये एक मेन रीजन होता है कि गाँवों तक इसकी पहुंच नहीं हो पाती, अच्छा, एसेसरीज आप और क्या कोच करोगे नहीं अवेलेबल अगर हो आपको पाता। चेयरपर्सन बना दिया जाए तो? जी सर। सर मुझे लगता है कि अगर मुझे बना दिया जाता है तो मेरा पहला काम ये होगा कि कोर्ट अवेलेबल हो, एटलीस्ट हर स्कूल में, हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक कोर्ट जरूर अवेलेबल हो। मतलब और आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करोगे? जी सर। तो आपको लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लोग खेलना शुरू कर देंगे? नहीं, ये एक इनिशियल स्टेज है सर कि कोर्ट अवेलेबल हो। उसके बाद जो गेम जो है बास्केटबॉल, कई जगह पर उनको मेन गेम में लिया नहीं जाता, तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीके के लोकल मैचेस अवेलेबल हम करवा सकते हैं, ताकि लोग इसको लेकर थोड़े अट्रैक्ट हों। और इसकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग शुरू करवाई जा सकती है एक बेसिक लेवल पे, गांव गांव के एक लेवल पे अगर किसी एक को आता है तो वो कुछ बच्चों को इसमें ट्रेनिंग दे सकता है, ताकि लोग अट्रैक्शन पैदा हो अच्छा, ये सके आपकी हॉबी है तो कैसे आप टाइम निकालते हो उसके लिए? सर ये मेरी हॉबी भी है और मैंने इसमें नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट भी किया राजस्थान को। तो ग्रेट। एज इन टाइम के साथ सर, जैसा भी मुझे टाइम मिलता है, यूजुअली स्कूल आवर्स के बाद एक आधा घंटा मैं इसको जरूर देना पसंद करती हूँ। कोरोना में मैंने नहीं किया है, बाकी मैं रेगुलर इसको करना पसंद करती हूँ सर। अच्छा, आप कौन सी पोजीशन से खेलते हैं? सर मैं सेंटर की पोजीशन से खेलती हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है बास्केटबॉल में जो बाकी पोजीशंस है, जैसे पॉइंट गार्ड है, शूटिंग गार्ड है, ठीक है, तो जी सर। आपको नहीं लगता कि शूटिंग गार्ड सबसे इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू सेंटर? सेंटर का क्या रोल है? सर सेंट्रल का रोल ये है कि एक तो सर एक्चुअली मेरी हाइट ज़्यादा है, तो उस हिसाब से सेंट्रल की पोजीशन जो है वो मुझे रिमोट में बहुत मदद करती है। दूसरी सर, हर व्यक्ति की अपनी अपनी पोजीशन है और हर आदमी का अपना अपना काम है। जो पांचों मेंबर है वो इक्वली बराबर है, तो मुझे नहीं लगता कि शूटिंग गार्ड की पोजीशन ज़्यादा अच्छी है, सेंटर की पोजीशन कम है, अच्छा, आपका सिमिलरली। फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? माइकल जॉर्डन सर। अच्छा, क्या रीजन है? सर इसका बेसिक रीजन तो ये है कि उनके डंक शॉट्स देखने में शुरू से ही अट्रैक्ट करते थे जब से गेम को सीखना शुरू किया। दूसरा सर, उन्होंने स्कूल टीम में, मैंने जो उनके बारे में पढ़ा है, स्कूल टाइम में वो अपनी बास्केटबॉल में रिजेक्ट हो गए थे स्कूल टीम को लेकर। और उसके बाद उन्होंने एनबीए टीम से, जब वो एनबीए के थ्रू जब वो खेले तो उन्होंने 6 गोल्ड जो है वो दिलवाए। इसके अलावा एक बार उन्होंने अच्छा, संन्यास अभी लेके। पिछले कुछ महीनों में एक एनबीए के प्लेयर थे जो काफी फेमस थे और उनकी डेथ वगैरह हो गई थी, आपको पता है उनका नाम? जी सर, कोबे ब्रायंट थे जिनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, तो वो किस काउंटी से खेलते थे एनबीए में, किस टीम से खेलते थे? हाँ सॉरी सर, टीम का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी सर। अच्छा, आपको नहीं लगता बास्केटबॉल एक गेम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है? बिकॉज हाइट, जो प्लेयर हाइटेड होते हैं उनको ज्यादा एडवांटेज मिलता है, और जिनकी हाइट नहीं होती है या कम होती है तो ये आपको एक गेम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगता?
नहीं सर, ऐसा नहीं है, इसमें सारी हाइट का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हालांकि रिमोट पोजीशन के लिए हम मान सकते हैं कि हाइट रेट को ज्यादा हेल्प मिलती है, लेकिन वहीं पर दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि शूटिंग गार्ड की जो पोजीशन है उसमें माना जाता है कि जो छोटा है, जो बहुत अच्छी से ड्रिबल कर सकता है, वो उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है। तो डिस्क्रिमिनेशन का लेवल नहीं है सर, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अच्छा, ड्रिबल तो कर सकता है लेकिन रिबाउंडिंग नहीं कर सकता है, शूटिंग में उसको ब्लॉक कर लिया जाएगा, ले नहीं ले सकता है ना? जी सर। तो फिर जी। हाइट का तो पर एक फिर है भी सर, पॉइंट। टेक्निक्स और स्किल की मदद से मुझे नहीं लगता कि हाइट बहुत बड़ा मैटर करती है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ और टेक्निक्स और स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो आप बास्केट में अच्छा कर सकते हैं कम हाइट के अच्छा, साथ भी। एनबीए की हिस्ट्री में एक प्लेयर थे जिनकी हाइट 6 फीट से कम थी और वो काफी जी। पॉपुलर रहे हैं, आपको पता है उनका नाम? हाँ सॉरी सर, अभी याद नहीं है, माफ कीजिए। अच्छा। अच्छा, बाकी मेंबर्स आ गए? हाँ, मैं पूछता हूँ हिंदी वाला मैम को। अच्छा। ठीक है, हिंदी के टीचर आप। अच्छा, उससे पहले एक हाँ क्वेश्चन और करना है मेरे हाँ को। हाँ, बोलो। हाँ जी अच्छा, अभी ये कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ चीजें चल रही है, अभी चर्चा में है, क्या इशू है? अभी 1-2 दिन से चल रहा है इशू। सिक्योरिटी रिलेटेड सर, किसके संबंधित पूछ रहे इंटरनल हैं? इंटरनल इंटरनल सिक्योरिटी, कुछ ऐसा अटैक वटैक हुआ है ऐसा सुना है, चर्चा में है अभी कुछ दिनों से। सर आज तो नक्सली अटैक के बारे में पढ़ा है, उसके अलावा ध्यान में नहीं आ रहा अच्छा है अच्छा। सर। हाँ, तो ये नक्सल अटैक हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, किसकी गलती है इसमें? जो 22-23 जवान शहीद हो गए हैं, जी तो सर। उसके पीछे कौन है रेस्पॉन्सिबल? सर रेस्पॉन्सिबल तो जनरली जिन्होंने शहीदों को मारा है नक्सली लोग हैं, जो ये विचारधारा है वो रेस्पॉन्सिबल है। लोग तो इंडियन ही हैं सर, लेकिन जो अच्छा, तो विचारधारा है आपने वो। नक्सली विचारधारा बताया, तो क्या है नक्सलवाद? कभी हम सुनते हैं नक्सलवाद, कभी सुनते हैं माओवाद, कभी सुनते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये जी क्या है सर। तीनों चीजें? तो आप बताइए इसके बारे में। सर ये एक्चुअली जो कम्युनिज्म चीज है, कम्युनिज्म की एक एज एन पार्ट लिया जाता है, जिसको चाइना से चाइना के जो माओवादी नेता थे, माओ नाम था, एग्जैक्ट नाम सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ऑलराइट। उनके थ्रू ये शुरू हुआ था, और उसके बाद जब नक्सली नक्सली जंगलों से जब इसका भारत में नक्सली जंगलों से ये शुरू हुआ, इस वजह से हमने इसको नाम नक्सलवाद नाम दे दिया था। अदरवाइज ये है वही विचारधारा, उनकी सेम ही है कि किसी भी तरीके से स्टेट की पावर को कैप्चर करना, किसी भी तरीके का, मतलब वायलेंट तरीके से हो गया सर। तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है फिर? सर ये यही है कि लेफ्ट विंग इसी को माना जाता है सर, कि आप दक्षिण लेफ्ट विंग में होकर और एक्सट्रीम लेवल पर जाना चाहते हो किसी भी चीज को पाने के लिए, तो इस वजह से इसका ये नाम भी दिया गया है सर। और अधिक इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, तो ये जैसे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात हो रही है, जैसे नक्सल है, वैसे ही जी नॉर्थ ईस्ट में और बाकी जगह भी कुछ चैलेंजेस है, कौन कौन से चैलेंजेस है? सॉरी सर, अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है सर, माफ कीजिए। अच्छा, तो ये नक्सली छत्तीसगढ़ में क्यों सक्रिय है? राजस्थान, यूपी और जो नदर्न इंडिया वाले स्टेट्स है वहां पे भी हो सकते थे, क्या पर्टिकुलर रीजन है वहां पे? वहां पर भी हो सकते थे सर, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है कि ये लोग जो है अपना एरिया, पर्टिकुलर जंगल एरिया जो है या जो बैकवर्ड एरिया था, उसको इन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो बनाया। और नक्सली में छत्तीसगढ़ का जो एरिया है उसमें जो साउदर्न पार्ट है वो अभी तक पूरा जंगल और हिल से घिरा हुआ है। तो ये एक रीजन हो सकता है सर, जहाँ पर इनका पर्टिकुलर एरिया है। अच्छा, अभी अक्सर सुनने में आता है कोबरा, और ये सब कोबरा क्या है? कोबरा सर आर्मी का एक पूरी जानकारी नहीं है सर, लेकिन आर्मी का एक पार्ट है जो जिनको एक्सट्रीम लेवल पर ट्रेनिंग दी जाती है सर, इतना ही ध्यान में है। अच्छा अच्छा, तो कोबरा सीआर वहां लगी हुई है नक्सल एरिया में? जी सर। तो चूंकि कोबरा तो आर्मी का पार्ट है, तो आपका कहना है कि आर्मी बेसिकली नक्सल एरिया में ऑपरेट कर रही है? नहीं, आर्मी नहीं कर रही सर, कोबरा को लगाया गया है। और बहुत अधिक इसके बारे में सर मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोबरा पर्टिकुलर आर्मी का एक पार्ट नहीं है, आर्मी पूरी तरीके से वहां पर सक्रिय नहीं है, इसी वजह से ये गतिविधियां भी शायद ज्यादा हो रही है सर। अच्छा, तो ये जैसे भी नक्सल एरिया में बात कर रहे हैं हम, एंटी नक्सल ऑपरेशंस की, जैसे आपने बताया आर्मी के बारे में, तो आपको क्या लगता है, आर्मी को वो लगा देना चाहिए नक्सल एरिया में,
मतलब फुल फ्लेज? सर भारत का जैसे इतिहास रहा है और हम लोगों ने जो हमारी एक मेंटेलिटी रखी है कि हम अपने ही लोगों को इस तरीके से आर्मी के खिलाफ जाकर हमने ऐसा नहीं किया। नक्सलीज और भी कई देशों में सक्रिय थे लेकिन उन लोगों ने आर्मी के थ्रू इसको खत्म किया है। लेकिन टाइम के साथ अगर इस तरीके की चीजें होती है तो हमें आर्मी की हेल्प लेनी चाहिए और इनको खत्म करना चाहिए सर। अच्छा, तो आपके हिसाब से हमें आर्मी की हेल्प लेनी चाहिए आगे फ्यूचर में? सर कुछ मामलों में हम आर्मी की हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, ऐसा कोई भारत का पड़ोसी देश जहाँ उन्होंने, जैसा भी आपने बताया कि उन्होंने आर्मी यूज कर लिया था इस तरीके से, कोई ऐसा देश है जो भारत से भी बड़ा कनेक्टेड रहा है, भारत की राजनीति को उसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो? सर चाइना जो है, सॉरी सर एक मिनट, सर चाइना में इनका रहा है और चाइना में जो ग्रुप जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है या जो पावर है वो भी इन्हीं की ग्रुप का ही वो एक मेंबर है, उन्हीं के हाथ में है। इसके अतिरिक्त सर बांग्लादेश में भी ये रहा है अच्छा, लेकिन आप श्योर बांग्लादेश है? में चीन और बांग्लादेश का आपने नाम लिया, आप श्योर है इसके बारे में? सर मैंने कहीं पढ़ा था पर अभी मुझे याद नहीं है सर, माफ कीजिए। अच्छा, जो श्रीलंका में लिटे का जिस तरीके से खात्मा किया गया है श्रीलंका ने, और चूंकि इंडिया ने अपनी तरफ से पीस कीपिंग फोर्स भी भेजी थी, आर्मी को भेजा था यहाँ से, जी सर। ठीक है, तो वैसा हम भी तो कर सकते हैं। हम क्यों वेट रिगार्डिंग कर रहे हैं उस दिन का कि सिचुएशन और ज्यादा खराब हो और उसके बाद लगे? सर कर सकते हैं लेकिन ये हमारे ही देश की बात है। तो श्रीलंका जो है उसमें पीस कीपिंग फोर्स भेजना हमारी एक डिप्लोमेसी का एक अंग हो सकता था। हालांकि वो कदम हमें हो सकता है कि हमने गलत लिया हो, लेकिन यहाँ पर देश के अंदर ही अगर इस तरीके की घटनाएं हैं तो हमें आर्मी को कुछ हद तक मदद लेकर इसको हटाया जा सकता है। पूरी तरीके से आर्मी फुल फ्लेश्ड अगर काम करती है तो वो भारत का जो एक इतिहास रहा है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे सर। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर। थैंक यू सर। सैनी सर। सर आवाज आ रही है? जी सर, गुड इवनिंग सर। कृष्णा सर। गुड इवनिंग सर। लग रहा है सर अभी कनेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है, तब तक मैं 2-4 सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। जी सर। हिंदी के टीचर हैं आप, जी सर। तो हिंदी साहित्य का कौन सा काल है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको आप पढ़ना पसंद करते हैं? सर मुझे रीतिकाल को पढ़ना अच्छा लगता है सर। क्यों, इसके पीछे क्या कारण रीतिकाल? सर एक बहुत व्यवहारिक सा रीजन है इसके पीछे कि रीतिकाल की समयावधि भी कम है। इसी के साथ सर इसमें जो रचनाएं हुई है वो दोहा मुक्तक शैली में ज्यादा हुई है, तो पढ़ने में ये मुझे सरल लगता है और श्रृंगार रस जो है वो अच्छा भी लगता है सर, पढ़ने में रुचिपूर्ण है। इसमें रीति का क्या अर्थ है? सर रीति का बेसिकली अर्थ होता है एक रास्ता या मार्ग, एक ऐसा मार्ग जहाँ जिस पे चल के श्रृंगार पूर्वक श्रृंगार रस की रचनाएं की गई थी। संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का कॉपी करके या उनके हिसाब से रस छंद इनको सबको मिलाकर जो लक्षण ग्रंथों और श्रृंगार रस को मिलाकर कुछ रचनाएं की गई, उन सबको मिलाकर हम रीति काव्य में लेते हैं सर। इसमें 3 तरह के कवि होते हैं, रीति सिद्ध, रीति बद्ध और रीति मुक्त। कौन कौन, जी आप इनके एग्जाम्पल बताइए। सर रीति बद्ध कवि में केशव दास हैं, इन्हीं के साथ सर पद्माकर हैं, भिकारी दास हैं, मतीराम हैं। रीति सिद्ध कवियों में सर बिहारी हैं, सेनापति हैं, ब्रजनेश हैं। रीति मुक्त कवियों में सर गणानंद हैं, आलम हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं। रीति काल में राजस्थान के कवि थे या राजस्थानियों का क्या योगदान रहा है इसमें? सर रीति काल में राजस्थान के कवियों में राजस्थान में जिनका जन्म हुआ है उनमें उनमें सर मुझे अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन रीति काल के कवियों में बिहारी जी की कार्यस्थली राजस्थान रही है सर, इसका अच्छा, मुझे ध्यान है सर। तो रीति काल की कोई रचना, कुछ पंक्तियां आप बता सकते हैं? जी सर, बिहारी जी की पर्टिकुलर कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे अच्छी लगती है। जैसे उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इसके अतिरिक्त सर एक दो और पंक्तियां हैं जो उन्हीं की है, वो मुझे याद है सर, ठीक अगर है, आप कहें तो। ठीक है, ठीक है। छायावाद क्या है? ये हिंदी साहित्य में छायावाद के बारे में पढ़ते हैं, छायावाद का क्या अर्थ है?
सर छायावाद की परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी हैं, लेकिन व्यवहारिक तरीके से छायावाद का जो अर्थ है वो ये इस तरीके से समझा जा सकता है कि छायावाद स्वच्छंदता की ओर जाता है, जहाँ पर बाह्य जगत की अपेक्षा हम आंतरिक जगत की और बौद्धिकता की अपेक्षा भावनात्मकता की और सौंदर्य की ज्यादा हम बात करते हैं। इनके बारे में यहाँ पर प्रकटीकरण किया गया है, उसे रहस्यवाद की प्रकटीकरण भी किया गया है। इन सबको मिलाकर हमने छायावाद नाम दिया है सर। अच्छा, हिंदी भाषा में हम दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक की और एक की, है ना, जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है, एक छोटी ई की। तो दोनों शब्दों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है इनका? कहाँ कहाँ से मतलब सर, उदाहरण मतलब के लिए? किस जगह, जैसे आप बड़ी की वाली शब्द है वो कहाँ यूज करोगे, और जिसमें छोटी की है वो कहाँ यूज करोगे? जी सर, जिस तरीके से अगर मैं कहीं संबंध की बात करती हूँ सर, जैसे राम की पुस्तक, तो संबंध बताने के लिए मैं बड़ी की का प्रयोग करूंगी। और जहां पर मैं स्टेटमेंट की बात करती हूँ कि ऐसा कहा गया था कि, और आगे का कोई स्टेटमेंट मैं जब उसमें जोड़ती हूँ तो मैं उसके लिए छोटी की का प्रयोग करूंगी सर। ठीक है। राजस्थानी भाषा का साहित्य हम देखते हैं कि इतना समृद्ध नहीं है, सहमत है आप इससे? जी सर, पूर्ण तरह सहमत तो नहीं हूँ। राजस्थानी भाषा का साहित्य तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन पूरी तरीके से उसके प्रमाणीकरण को लेकर हमें मतभेद है सर। तो इस संबंध में कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है। तो राजस्थानी का क्या योगदान रहा है हिंदी साहित्य में? जी सर। सर जब इनिशियली आदिकाल का जो हम प्रारंभ देखते हैं, वहां पर एक हमें रासो साहित्य मिलता है। और रासो साहित्य में ज्यादातर रासो साहित्य जो है वो इतिहास, राजस्थान के इतिहास ग्रंथों से लिखे गए हैं। इतिहास ग्रंथों में जो बड़े बड़े राजा जो हुए हैं, प्रशासक हुए हैं, उनके नाम पर लिखे गए हैं। तो पहला योगदान ये भी है कि राजस्थानी साहित्य के साथ साथ हिंदी जो है वो साथ में चलती गई। दूसरा सर, जो हम दो शैलियाँ देखते हैं, डिंगल और पिंगल, राजस्थानी की जो शैलियाँ हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें हिंदी के शब्द सुनने में मिलते हैं सर। क्या अंतर है डिंगल और पिंगल में? जी सर, डिंगल जो शैली है वो मूलतः पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। इसमें ब्रजभाषा और मारवाड़ी का संयोग देखने को मिलता है, जबकि पिंगल शैली को सामान्यतः मधुर भाषा के रूप में कंसिडर किया जाता है। और इसमें ब्रजभाषा का सहयोग सर एग्जैक्ट मुझे ध्यान ठीक, में नहीं है, सॉरी चलो सर। ठीक है। सैनी सर, सैनी सर, आप सुन रहे हैं सर? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, आप शुरू कीजिए। नेहा जोशी जी है? ऋतु जोशी सर। ऋतु जोशी, ओके। जी सॉरी, मैं लेट आया हूँ, तो आपका नाम भी राजेंद्र प्रसाद जोशी नाम से आ रहा है। हाँ, ये मेरे फादर का नाम है, सॉरी सर, उनके फोन से ओके, मैंने ये ओके, यूज किया। ओके। आपने हिस्ट्री और हिंदी दोनों से एमए किया है? जी सर। क्यों, इसका क्या कारण रहा? सर हिस्ट्री से एमए 2014 में किया था, तब तक मैं जॉब में नहीं थी। 2015 में मेरा जॉब हुआ, और उससे पहले एक पता नहीं एक मेंटेलिटी थी सर कि हिस्ट्री जो है मुझे कंपटीशन एग्जाम्स में हेल्प करेगी। तो इनिशियली जब शुरुआत में जॉब को लेकर एक प्रेशर था कि जॉब लेना है, एसटीसी किया था, उसके बाद जॉब लेने का प्रेशर था, तो लगा था कि ये सब्जेक्ट मुझे हेल्पफुल रहेगा और अच्छा भी लगता था पढ़ने में। कुछ स्टोरीज जो है वो पढ़ने में अच्छी भी लगती थी, तो इस संबंध में मैंने ये सब्जेक्ट लिया। आगे चलकर मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि हिंदी सब्जेक्ट में मेरी अच्छी रुचि है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और इसमें आगे मुझे और करना चाहिए, तो फिर मैंने हिंदी से भी एमए किया सर। अच्छा, अच्छा, ये बताओ, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में क्या समानता है? जी सर। सर भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में, दोनों में ये समानता है कि दोनों ही जो हैं वो भक्ति काल की प्रमुख भक्ति काल की जो शाखाएं हैं उसमें हम दो में इसको डिवाइड करते हैं। एक भक्ति प्रेमाश्रयी शाखा है जिसे हम सूफी आंदोलन भी नाम देते हैं, और दूसरी ज्ञानाश्रयी शाखा है। दोनों में मुख्य समानता ये है सर, सॉरी सर, आपने समानता ही पूछा था ना, सॉरी मैं हम्म, याद। समानता जी पूछा है। जी सर, दोनों में मुख्य समानता ये है सर कि दोनों में गुरु का बहुत बहुत महत्व बताया गया है। चाहे वो सूफी काव्य है, चाहे वो संत काव्य है, दोनों में गुरु का महत्व बताया गया है। और दोनों में ही सर रहस्यवाद की भावना में मिलती है, लेकिन सूफी में वो रहस्यवाद सूफी भावना आंदोलन में सिलसिला क्या है? सर सिलसिला, इनकी जो पर्टिकुलर आंदोलन समय समय पर चले थे, मुख्यतः 4 या 5 इस तरीके के सिलसिले चले थे, जिन्हें चिश्ती सिलसिला, 4 या 5 नक्शबंदी तो ज्यादा सिलसिला। थे।
सर 4 मुख्यतः मुझे ध्यान में है और इसके अतिरिक्त मुझे 12 ध्यान ध्यान में आ रहा है। अच्छा, हो सकता है सर आप सही हैं, लेकिन मुझे खैर मैंने पढ़ा नहीं, आप ये बताएं कि भारत की महानतम लड़ाइयाँ जी पानीपत में क्यों लड़ी गई? जी सर। सर पानीपत में इसलिए लड़ी गई है क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से जो है वो एरिया जो है वो दोनों ही राजाओं, जहाँ तक की जो लड़ाई हुई थी तो दोनों ही राजाओं के नियर बाय या सेंट्रल का पॉइंट रहा होगा। मुख्यतः ये रीजन मुझे लगता है सर। इसके अतिरिक्त कोई बड़ा रीजन सर मुझे अभी ध्यान में नहीं है। अच्छा ये बताओ कि आप सम्राट अशोक, जी सर। अकबर, औरंगजेब और मराठे, जी सर। इनमें से सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? जी सर। सर मुझे लगता है कि मौर्य साम्राज्य जो था अशोक का, वो सबसे बड़ा साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था। जी नहीं, सर। पर उससे दक्षिण भारत तो मौर्य साम्राज्य के अधीन कभी रहा ही नहीं। जी सर, मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं रहा था, लेकिन मैंने सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये कहीं पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की सीमाएं जो है हिंदू कुश के पार तक गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो जो आने वाले समय में कई राजा नहीं कर पाए थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय कर दिया था। तो मुझे लगता है सर मौर्य साम्राज्य की सीमाएं अनुपात की तुलना में ज्यादा बड़ी रही होगी। मैं श्योर नहीं हूँ सर। या औरंगजेब का साम्राज्य सबसे बड़ा था? नहीं सर, मुझे जहाँ तक ध्यान में है, मौर्य साम्राज्य ही सबसे बड़ा था सर। अच्छा, चलो अभी महावीर जी मेरे पास टाइम कितना है? हाँ सर, आप 4-5 मिनट और ले लो। ओके ओके, थैंक यू। चले आप नक्सलवाद के बारे में कुछ बताएं। जी सर। सर नक्सलवाद जो है एक विचारधारा है जो क्योंकि ये नक्सली एरिया से शुरू हुई थी, पर्टिकुलर ये माओवादी विचारधारा है, जिसे भारत में नक्सली एरिया से शुरू होने के कारण नक्सलवाद कहा गया है सर। रेड कॉरिडोर क्या है इनके लिए? सॉरी सर। रेड कॉरिडोर क्या है नक्सलवादियों का? रेड कॉरिडोर। सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, सबसे ज्यादा हमले, नक्सली हमले हैं वो अपने छत्तीसगढ़ में क्यों होते हैं? जी सर। सर इनिशियली छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है वहाँ पर नक्सलवाद की शुरुआत भी माने नक्सली जंगलों का एरिया है सर। और छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो अभी भी जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो इस वजह से वहाँ पर नक्सलवाद जो है वो ज़्यादा फैला हुआ है। इस वजह से हमले भी ज़्यादातर सर वहीं पर होते हैं। नहीं, नक्सलवाद की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई थी या कहीं और से हुई थी? सर ये बेसिकली चाइना चाइना में एक माओवादी नेता थे, तो उनकी विचारधारा थी। और भारत में शुरुआत शायद सर नक्सल की जंगलों से ही हुई है। मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। अच्छा, नक्सलवाद और साम्यवाद एक ही है या अलग अलग है? सर साम्यवाद की एक ब्रांच के रूप में जो है माओवाद निकला है, और माओवादी को ही हम भारत के संदर्भ में नक्सलवादी कहकर बुला रहे हैं। नाम का अंतर है, विचारधारा सेम है सर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो क्रांतिकारी आतंकवाद जिसको हम कहते हैं, वो भी समाजवाद और साम्यवाद से प्रेरित था, तो वो भी क्या नक्सलवादी थे? नहीं सर, वो नक्सलवादी मेरे मत में नहीं थे। क्यों, ऐसा क्यों? वो भी तो लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी तो सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे, और ये भी सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं। जी सर, पर उनका उद्देश्य सर ये था कि जब स्वतंत्रता के समय में जो सशस्त्र संग्रह वाले जितने भी लोग थे, उनका उद्देश्य था अल्टीमेटली भारत को स्वतंत्रता दिलाना। और जब हम नक्सलवाद की बात करते हैं तो भारत जो है वो आज स्वतंत्र स्थिति में है। स्टेट की पावर को नहीं, पर छीन भारत लिया आज जाना। भी नक्सलवादी आज भी यही उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि ये जो सत्ता है, ये पूंजीपतियों की सत्ता है, हम जी उसको उखाड़ फेंकें और हमारी अपनी स्वयं की सत्ता स्थापित करें। जी उद्देश्य तो सर, सेम ही लेकिन है, बस संघर्ष के संघर्ष किसके खिलाफ है वही बदल गए, बाकी इनका उद्देश्य तो सेम ही है। जी सर, उद्देश्य सेम है, लेकिन उस समय जो सर आज आज भारत जो है वो पूंजीवादी विचारधारा को लेकर नहीं चल रहा है। भारत आज की स्थिति में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर चलता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत में जो अभी पूंजीवाद है और उसको हटाकर नक्सलीवादी लोग जो हैं, इन्हीं के साथ सर इनका एक दूसरा परिप्रेक्ष्य भी हम सामने देखते हैं कि इन लोगों ने
जो कई लोग डेवलपमेंट की स्टेज में आ रहे हैं उन लोगों को भी इन्होंने बियर नहीं किया। ऐसे कई एग्जाम्पल हमने देखे हैं जहाँ इन्होंने स्कूलों पे हमला किया है, जबकि स्कूल जो है वो इसी प्रोसेस का एक अंग होना चाहिए। जब आप देश को बदलने की बात करें तो स्कूल उसी का एक अंग है। तो कई जगह पर ये एक्सट्रीम लेवल पर जाकर उन पर भी हमला कर रहे हैं। तो विचारधारा का अंतर, तो विचारधारा तो सर सेम ही है, उस समय भी यही करना चाहते थे, लेकिन जो मीन्स ये यूज में ले रहे हैं वो उसमें अच्छा बुरा कुछ देखा नहीं जा रहा सर। तो मेरे हिसाब से सर चलो चलो ठीक है। आप ये बताओ कि भारत सरकार पेरिस पैक्ट को लागू करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है? जी सर, पर्यावरण के रिगार्डिंग हमने जो पैक्ट लिया है उसके लिए भारत सरकार ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए हमारे यहाँ पर ई व्हीकल पॉलिसी जो है उसको लॉन्च किया जा रहा है। और अभी सर एक ही ध्यान में आ रहा है, माफ कीजिए सर। ओके। अच्छा, एनजीटी के बारे में सुना है आपने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स? जी सर, सुना तो है पर बहुत अधिक जानकारी नहीं है इसका संबंध में। तो संविधान में बच्चों के अधिकारों के लिए क्या बताया गया है? जी सर बच्चों के अधिकारों के लिए अगर मैं शिक्षा के संदर्भ में देखती हूँ तो मुझे इसमें एक एक्ट जो नजर आता है, जिस जो हमने मूल कर्तव्य है उसमें हमने 11वां कर्तव्य जोड़ा है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है हमें शिक्षा दिलाने के लिए माता पिता को कर्तव्यबद्ध किया गया है। और अधिक संविधान में भारत का नाम क्या है? आधिकारिक नाम क्या है देश का? सर इंडिया दैट इज भारत, आई थिंक यही है सर। ओके। अच्छा चलो, अब बहुत अच्छा, आपका जवाब काफी सटीक है और हाजिर जवाब है आप। मेरे पास टाइम इतना ही दिया था मुझे, मैं लेट आया, क्षमा चाहता हूँ। बाकी मेरा फीडबैक अच्छा है आपके लिए, आप इसी तरह से और थोड़ा सा नॉलेज गैदरिंग करें। लेकिन संविधान में बच्चों के अधिकारों के लिए मूल अधिकार है, कर्तव्य की बात आप पहले करें, मूल अधिकार पहले है, मूल अधिकारों पे ज्यादा फोकस करें। जी सर। और पेरिस समझौते को अच्छे से तैयार करो। बिल्कुल सर। हाँ, और जो जो आपने रिकॉर्डिंग देख के जो जो बातें आपसे छूट रही है, जहाँ आप कमजोर महसूस कर रहे हो, उन पॉइंट्स को और मजबूत करो। जी सर। नक्सलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से चालू हुआ था, जी सर। छत्तीसगढ़ से मिल गया। थैंक यू सर। और नक्सलवाद की समस्या का समाधान ये है कि उनको विकास के माध्यम से उनका मानस परिवर्तन करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, वो भी हमारे साथ लोकतंत्र के हिस्सा बन जाए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है, दबा के कुचल के नहीं। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, और एक आपसे शायद ये सवाल जनरली पूछते हैं, आईएएस के में भी पूछा हुआ है कि क्या इनके खिलाफ आर्मी का उपयोग किया जा सकता है, तो कभी नहीं। जी सर। ओके महावीर जी, आगे बढ़े आप हाँ जी। अपनी ओर से। हाँ रितु जी, वैसे हिंदी के आपके आंसर अच्छे थे, फिर भी आपने जैसे रीतिकाल को अपना पसंदीदा साहित्य बताया है, ये काल, जी तो सर। इसमें हो सकता है आपकी चॉइस हो, लेकिन जैसे भक्ति काल श्रवण युग कहा जाता है, या आधुनिक काल में आप ले सकते हैं, जी लेकिन जी। फिर भी आपके जो आंसर थे ठीक थे रीतिकाल से भी, शायद आपने इसलिए चुना कि इसमें कम पढ़ना। सूफी आंदोलन के बारे में आपने थोड़े घबराए गए थे, हालांकि हाँ आपके जवाब ठीक थे, लेकिन घबराए गए थे, थोड़ा इसको तैयार करें, 12 सिलसिले थे उसके। थैंक यू सर। जी सर, मैं पढ़ूंगी इसके बारे में सर। हाँ सूफी वाले में थोड़े कंफ्यूज हुए थे आप एक बार, बाकी आपने रहस्यवाद और वो ठीक बताया था, दोनों में रहस्यवादी थे। जी सर। और बाकी हिंदी वाले आंसर आपके अच्छे हैं। वैसे राजस्थानी भाषा का क्या योगदान रहा है, उसमें आप थोड़ा सा और विस्तार से कर सकते हैं। जैसे जो प्राचीन का उसमें था इनका, शुरुआत में तो था, और बाद में मध्यकाल में भक्ति काल में भी था, राजस्थानी साहित्यकारों का योगदान था। और रीतिकाल में अपन जो ये नागरी दास थे कवि, किशनगढ़ वाले, इनका साहित्य भी इसमें लिया जाता है ना, तो इनका भी ले सकते हैं। बिहारी का था ही, और भी 2-3 कवि है जिनको मैं और देख के आप उसमें और अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हाँ रवि सर, आपने काफी डिटेल्स लिया था इंटरव्यू, आपकी फीडबैक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अनम्यूट करो रवि जी। जस्ट मिनट। अच्छा, चूंकि मैक्सिमम इंटरव्यू जो मैंने कवरेज किया था तो थोड़ा फीडबैक लंबा रहेगा। तो महिला सशक्तिकरण नो डाउट एक इम्पोर्टेंट इशू है, बिकॉज आप ऑलरेडी बीइंग ए वुमन
इससे रिलेटेड चीज़ों को आप देख लेना। जैसे महिला सशक्तिकरण की मैंने स्थिति पूछी थी, तो कोशिश कीजिए कि एक मल्टी डायमेंशनल आंसर हो आपका, ठीक है, जिसमें जैसे महिला सशक्तिकरण मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, ठीक है। जैसे आप लिटरेसी रेट से शुरू कर सकते हो, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उसमें तो आपने बताया था एमएमआर हो गया, टीएफआर हो गया, बहुत सारे पैरामीटर्स है। बाकी अपराध का जो सॉल्यूशन है, क्या क्या हो सकता है, वो ठीक है, आपका अप्रोच ठीक ही है, उसमें कोई ऐसा सच नहीं है। जनरली ये होता है कि महिला के प्रति जो अपराध हो रहा है उसमें आपकी मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि जो अपराधी होता है वो कहीं ना कहीं परिवार और समाज से निकल के आता है। खाली जस्ट सख्त कानून बनाने से उसका कोई समाधान नहीं हो सकता है। तो स्टार्टिंग होनी चाहिए परिवार से, जो नैतिक मूल्यों का विकास होता है परिवार में, शैक्षणिक संस्थाओं में। उसके बाद जो समाज की भूमिका होती है, उसके बाद आजकल जो सोशल, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, बॉर्डर है, या ऐसा ही होता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो आई थिंक इट्स सर इट्स फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक मिनट। हाँ, तो एक तो ये हो गया कि परिवार, समाज और जो शैक्षणिक संस्थाएं हो गई। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी का यूज है ना, टेक्नोलॉजी आजकल हम जो क्राइम कंट्रोल को करने में टेक्नोलॉजी का जो यूज हो रहा है, तो स्पेशली सोशल मीडिया को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली चाइल्ड और जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही है। और जो स्पेशली कानून कानून तो ऑलरेडी है ही है। और सबसे बड़ी चीज है कि महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। आपने कानून बना दिया, नैतिक मूल्य विकसित कर दिया, अगर महिलाएं सशक्त नहीं है तो अल्टीमेटली उन पे होना ही है, मतलब जो भी अपराध है होना ही है। अगर महिलाएं सशक्त रहेगी, शिक्षित रहेगी, वो अपने खिलाफ पहली चीज तो अपराध होने नहीं देगी, अगर होगी तो प्रॉपर रिपोर्टिंग करके कहीं ना कहीं उसका एक डेटरेंस इफेक्ट रहेगा। तो एक जी सर। काफी वाइड टॉपिक है वैसे महिला सशक्तिकरण, तो कुछ मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। बाकी बाकी कॉन्फिडेंस आपका अच्छा था, ठीक है, मतलब नॉन वर्बल पार्ट पोर्शन पे आ जाता हूँ जिसका इंटरव्यू में काफी भूमिका रहती है। तो कॉन्फिडेंस वाज गुड, फेशियल एक्सप्रेशन वर गुड, बॉडी लैंग्वेज ठीक थी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है, बिकॉज आप हिंदी के रहे हो तो आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो चीजें जो मुझे लगता है कि आपको जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है उसमें यू नीड टू वर्क अपॉन। पहली चीज तो ये है कि मैंने ये चीज देखी, जो क्वेश्चन जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो उसमें आपके हैंड जेस्चर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो एक थोड़ा लिमिटेड रहे तो अच्छा है ना, मतलब बहुत ज्यादा हैंड जेस्चर्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति ज्यादा हैंड जेस्चर्स यूज करता है उसके पास शब्दों की कमी है, वोकेबलरी की कमी है, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपना बॉडी लैंग्वेज का सहारा ले रहा है या ले रही है ना, तो उस चीज को ध्यान रखना। दूसरा, जैसे सैनी जी ने लिया था उस समय तो चलो समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं क्योंकि वीडियो ऑफ था तो आप नीचे देख रहे थे, लेकिन जब महावीर जी ले रहे थे आपका उस समय भी आपने एक दो बार नीचे देखा था, तो आई थिंक लुक डाउन नहीं करना है, आप आई कांटेक्ट बनाए रखिए। ये हो सकता है कि वीडियो चूंकि हम ऑनलाइन ले रहे हैं तो हो सकता है उसकी वजह से हो, बट थोड़ा इसको ध्यान रखना, अगर ये आपकी नेचुरल अगर हैबिट में है इस तरीके से तो इट शुड बी अवॉइडेड। आई कांटेक्ट आपका हमेशा रहना चाहिए, आपका क्वेश्चन आया नहीं आया दैट इज सेकेंडरी थिंग। थैंक यू। बाकी जैसे मैंने आपसे पूछा था कि दो स्कीम बताइए आप, हम्म। इनिशियली कुछ दो स्कीम्स पूछी, जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की दो फ्लैगशिप स्कीम्स, ठीक है। तो देखो इंटरव्यू में ज्यादा टाइम नहीं होता है, ऐसा नहीं है, जैसे आप जितना भी बोल रहे थे इतना जरूरी नहीं कि वो सुने, 90% केसेज में नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो आप जो इनिशियल चीजें बोल रहे हो ना, जो भी इनिशियल आपके 15-20 वर्ड्स होते हैं वो आपके बिल्कुल आंसर का बिल्कुल करेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होना चाहिए। मेंस में तो क्या होता है कि हम जैसे लिखते हैं उसमें पहले भूमिका बनाते हैं और उसके बाद फिर बीच में उसके मेन बॉडी आती है, तो इंटरव्यू में स्कोप नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको शुरू में कवर कर देनी है। तो दो स्कीम से आप बिल्कुल टू द पॉइंट बताइए ना, जो दो स्कीम आपने क्या किया वो महात्मा गांधी वाला बताया और उसी को बस वो स्कीम अभी लागू होगी है ना, अभी हुई नहीं है। मैंने पूछा जो ऑलरेडी स्कीम्स एक्चुअली हैं। सर आप मुझे ऐसा लगा आपने फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में पूछा चलो था, कोई नहीं, कोई नहीं। तो हाँ, पर मैं इसका ध्यान तो रखूंगी सर, आप सही बता रहे हैं, मैं देखूंगी इसको सर मतलब पहले। मैंने एक्चुअली स्कीम्स का नाम ही पूछा था, आप उस एक स्कीम को एक्सप्लेन करने लग गए थे। ओके। तो मेरा ठीक है सर। कहने का मतलब ये, एक जगह दूसरी जी जगह भी जी जाना, आपसे मैंने पूछा था कि कोरोना की कौन सी लहर चल रही है, तो उसमें मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ उससे पहले आपने आंसर शुरू कर दिया। तो सर। मतलब मेरा बस ये कहना है कि जो लिसनिंग वाला पोर्शन पे थोड़ा वर्क अपॉन करना। आपका इंटरव्यू कब है? 16 को है सर, 16 अप्रैल। ठीक है, अभी तो 11 डेज। तो थोड़ा मतलब जब भी कोई क्वेश्चन आपसे किया जाता है तो जस्ट थोड़ा सा मतलब 2 या 3 सेकंड का आप पॉज लीजिए,
है ना। तो जैसे आगे भी जो भक्ति आंदोलन वाले में आप जैसे अड़बड़ा गए तो इसीलिए बिकॉज जैसे क्वेश्चन खत्म हुआ आपने आंसर करना शुरू कर दिया। तो अगर आप जी दो सर। तीन सेकंड रुक जाते तो हो सकता है कि आप थॉट्स जो है रिकलेक्ट कर पाते और अच्छे से आंसर कर पाते। सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि बोर्ड में कुछ सीनियर मेंबर्स हैं, वो ऐसे बोलेंगे कि मतलब 2 मिनट तक तो वो बोलते ही रहते हैं। जैसे मेरे रामू राम जी का बोर्ड था तो 1.5 मिनट तक तो वो बोल ही रहे थे कंटिन्यूसली। तो उस केस में क्या जी हमारी सर। एबिलिटी है कि जैसे क्वेश्चन वो आंसर कर दिया। तो उस जी चीज को देखना है, उसमें सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बोलना इंपॉर्टेंट है उतना सुनना भी इम्पोर्टेंट है। जी सर। आंसर को, क्वेश्चन को अच्छे से सुने, बोर्ड मेंबर को अच्छे से सुने, इसलिए आपको इससे बहुत सारी सहूलियत होगी। एक तो जी ये सर। फायदा होगा आपको, आपको क्वेश्चन समझने में फायदा होगा। दूसरा, आप थोड़ा सा रुक के आंसर देंगे तो उसमें विचार करने का टाइम मिल जाएगा आपको। और मेंबर ये सोचेंगे कि आप गंभीर है, इसको आप अच्छे से समझ के बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप, उन्होंने बोला और आपने हाथों हाथ ही चालू कर दिया था, आपने आंसर कहीं का कहीं ले गए। गड़बड़ जी नहीं होनी सर। चाहिए। आप रुक के, हमेशा रुक के वेट करें। आप भले आधा मिनट ले लें, कोई इशू नहीं है। रुक के करेंगे। रवि सर सही करें कि रुक के अगर आप जवाब देंगे तो वो जवाब आपका अच्छा होगा और क्वालिटेटिव होगा। और सामने वालों को भी ये दर्शाया गया है कि आप गंभीर है, इस आंसर को, क्वेश्चन को आपने अच्छे से सुना है और उस पर विचार करके आपने आंसर दिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। आप रुक के विचार करके 1 सेकंड और फिर बोलना शुरू करें। और जितना हो सके शॉर्ट एंड स्वीट बोलना की कोशिश करें। लंबा वहां अपना ज्ञान प्रदर्शित नहीं करना है, जितना हो सके उतना कम बोलना है। और ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने की इंटरव्यू आपका डाइवर्ट हो जाए। जी सर। ठीक है, रवि सर कह रहे हैं इनका, मतलब ये बहुत एग्जैक्ट सही बात है। ये कई बार मतलब ऐसा होता है कि वो टोक भी देते हैं। मैंने इस बारे में, जैसे आप बोल रहे थे आंसर दे देते थे, मैंने 2-3 बार आपका आंसर काट के नया क्वेश्चन चालू कर दिया। जी वजह सर। ये थी कि मुझे पता था कि आप क्या बोलेंगे। जी एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा बोलने की बजाय आप कोशिश करें कि इंटरव्यू में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिले। आप 15 के बजाय 20 क्वेश्चन के आंसर दे तो वो ज्यादा आपके लिए ज्यादा बेटर है। जी सर। रवि जी सर। सर, मैं ध्यान रखूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो सैनी जी ने बताया एकदम क्रक्स बता दिया है। जितना भी मैंने बताया उन्होंने बिल्कुल समरी बता दिया। और एक एक वर्ड जो है इनका काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने फीडबैक बताया, उन्होंने लगभग एक तरीके से समराइज ही कर दिया। हाँ, तो इस जी चीज सर। पे आपको बिल्कुल फोकस करना है। और आपके पास 10 दिन है, मोर देन सफिशियंट। मुझे तो 7 ही दिन मिले थे, तो आपके पास 10 दिन है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस बहुत ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं होती है। फिनिशिंग वाली चीजें हैं तो आप थोड़ा इन 8-10 दिनों में इन चीजों की आप प्रैक्टिस करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में आ ही जाएगी, कोई इशू नहीं है उसका। जी सर। उसके बाद बास्केटबॉल जो आपकी हॉबी है, बिकॉज बीइंग अ गर्ल तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस के आंसर और बेटर हो सकते थे। बिकॉज मैं भी बास्केटबॉल मैंने 4-5 साल खेला है, तो मतलब मैंने भी काफी तैयार किया था जब मैंने यूपीसी का इसका इंटरव्यू दिया था। तो जी इसका सर। कहीं डिस्कस करेंगे बाद में। आई थिंक अभी तो काफी बड़ा गेम है और बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें। बट आई थिंक देयर इज नीड टू इम्प्रूव ऑन योर क्वेश्चंस, जो थोड़ा कंटेंट चाहिए बेसिकली। जी उसके बाद चलो नक्सल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो चीजें करंट में है और जिससे पूरा देश कहीं ना कहीं आपका इफेक्ट हो रहा है, और आम मतलब जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है, वो चाहे एक दिन पहले हो या चाहे उसी दिन हो। क्योंकि आप जी उस सर। दिन का न्यूज़पेपर भी देख के जाओगे। आपका सेकंड सेशन में है ना, या फर्स्ट में हाँ, है, कब फर्स्ट है? फर्स्ट ही है मेरा। अच्छा, फर्स्ट ईयर तो भी मतलब एक दिन पहले की घटना तो वैसे भी रहती ही है, चर्चा में रहता है। क्योंकि जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, वो ज्यादा एज के होते हैं। तो जो भी सबसे ज्यादा चर्चा में जो विषय रहते हैं वो उनको याद रहते हैं। जैसे नक्सलाइट है, काफी टाइम के बाद, लगभग 1 साल के बाद इतना बड़ा अटैक हुआ है। तो जी सर। इस तरह की चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। और जहां तक मैंने आपका हर एक आंसर को सुना है, जब सैनी जी ने जब पूछा था तो वो भी मैंने सुने थे। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल क्लियरली दिखता है कि आपने इसको बिल्कुल अच्छे से कवर नहीं किया है। और बहुत सारी जी चीजें हैं, जैसे अभी एक हेडलाइंस में भी था, कोबरा, सीआरपीएफ, डीआरजी और इनका जॉइंट ऑपरेशन था बेसिकली। और कोबरा मतलब कोबरा इज द पार्ट ऑफ सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और कोबरा बेसिकली कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन है। 10 बटालियन है टोटल सीआरपीएफ की, जिसको कोबरा बटालियन के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। और सीआरपीएफ बेसिकली आर्मी नहीं है। सीआरपीएफ इज नॉट द पार्ट ऑफ आर्मी। इट इज बेसिकली सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। 2011 से पहले इनको पैरामिलिट्री फोर्स बोलते थे। तो द जी सर। मोमेंट आपने बोला कि कोबरा इज द पार्ट ऑफ आर्मी, मतलब आपका एक पूरा जी इंटरव्यू एक अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो उसके जी बाद सर। जो भी क्वेश्चन हुए आप उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। क्योंकि निश्चित रूप से बात है कि कोबरा आप बोल रहे हो, कोबरा वहां पे लगी हुई है, कोबरा आर्मी का पार्ट है, इसका मतलब है कि हम नक्सलियों के खिलाफ उसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली द लैक ऑफ नॉलेज।
ये ज्ञान की जी कमी है, आपने इसको अच्छे से पढ़ा नहीं, तो जो भी आपकी रिएक्शन थी दैट वर अननेचुरल, जी वो तो होना ही था फिर, है ना। तो जी सैनी जी ने फिर आपसे पूछा था ये छत्तीसगढ़ वो सब चीजें, कि छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना। तो जी सर। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो गुरी ये अपना जो नक्सलाइट ऑपरेशंस हैं, जो नक्सली जो भी अटैक करते हैं, इनका जो मोडस ऑपरेंडस ऑपरेंडी है, वो ये है कि इन ये बेसिकली सबसे पहले जो गांव है, गांव, उसके बाद शहर, इस तरह से उनका एक रहता है एरिया। इसकी पर्टिकुलर टर्म्स है, जैसे कि सबसे पहले एक इनका प्लाटून लेवल पे होता है, उसके बाद लिबरेटेड जोन्स बनाएंगे, फिर अभी अर्बन में ये पूरा फैलाव करेंगे, उसका पूरा स्टेट, पूरा देश। इस तरीके से जो बड़े लेवल पे इनकी आइडियोलॉजी है। लेकिन इसका जी सर। मेन जो जो साधन है, जो मीन है, वो है गुरिल्ला वॉरफेयर। तो गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए छत्तीसगढ़ के जो जंगल है, छत्तीसगढ़ की जो टोपोग्राफी इस तरह की है कि वहाँ जंगल भी बहुत है और पहाड़ियाँ भी बहुत ज्यादा है, तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए सबसे आदर्श एक कंडीशन बनती है। और चूंकि छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन सब नजदीक ही है, वेस्ट बंगाल में भी जब हुआ था ये दार्जिलिंग वाला इलाका, जिसमें जंगल भी है और पहाड़ियाँ भी है, तो मेनली इसका जो गुरिल्ला वॉरफेयर वाला रीजन बताया जाता है। और बाकी तो वो सब चीजें है ही है कि विकास नहीं है और गरीबी है, जमींदार उनका शोषण कर रहे थे, वो सब चीजें। पढ़ूंगी बाकी मैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेना। और मतलब इस टॉपिक के लिए नहीं हो सकता कि जब आप इंटरव्यू देने के जाओ उससे एक दिन पहले कोई और दूसरा विषय आ जाए चर्चा का। तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, इस टॉपिक को पकड़ने की जरूरत नहीं है कि कोई भी टॉपिक जो 2-3 दिन से काफी चर्चा का विषय है, आप उसको एक बार थोरोली देख लो। जनरली दृष्टि वाले कुछ डाल देते हैं एक दो वैसे आर्टिकल्स, तो आप अगर उनको गो थ्रू करके जाओगे तो कॉन्फिडेंट रहोगे, कम से कम आपको ये पता रहेगा कि आप जो बोल रहे हो वो सही है या गलत है। जी सर। जी बाकी मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि आपको चेंज करने की आवश्यकता है, जैसे आई सेड अर्लियर कि जस्ट माइनर करेक्शंस है, और वो बस प्रैक्टिस से आ जाएंगे। बाकी एवरीथिंग इज ऑल राइट। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू इंटरव्यू। सर। ओके, आई एम थैंक यू सर। श्योर कि आप अच्छा थैंक यू करोगे। एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू टू ऑल सर। सैनी सर आप कुछ कह रहे हैं? अनम्यूट करो सर, म्यूट है सर आप। सैनी जी म्यूट हैं आप। महावीर जी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो करंट के टॉपिक्स है ना, हाँ सर। इनके बारे में एक कोई इंटरेक्टिव सेशन रख लो ताकि इनको तैयार करवा दे थोड़ा सा अच्छे से। बिल्कुल सर। आधे घंटे का एक दिन टाइम रखो और उस टाइम में ये अच्छे से तैयार करवाते, क्योंकि मैंने ये देखा है 3 दिन से इंटरव्यू ले रहे हैं जिसमें नक्सलवादी जब से ये हो रहा है, मतलब किसी को अच्छे से तैयार नहीं है। हाँ हाँ तो जो इंटरेस्टेड है उनको एक बार ग्रुप में ऐड करके और अपने इसको तैयार कर लेते हैं अच्छे से। और बिल्कुल इस सर। पे क्वेश्चन बनेंगे, पक्के क्वेश्चन आ, बनेंगे। आप अपना सूटेबल टाइम बता देना सर, शाम का जो भी है 8 से 10 के बीच का, आधे घंटे का या अपन 30-40 मिनट का मैं सेशन। इसी टाइम अवेलेबल रहूंगा, आप कभी भी बता देना। चलो ठीक है, 8 से 10 और के इस बीच में। पे अतुल जी को बहुत अच्छी जानकारी है, इन करंट के टॉपिक पे उनकी अच्छी पकड़ भी है, तो इनको अच्छे से तैयार कर ले एक बार। उस दिन सिर्फ यही होगा कि सिर्फ करंट के टॉपिक डिस्कस करें, मॉक इंटरव्यू नहीं करें। हाँ बिल्कुल। तो ये करंट के टॉपिक थोड़ा अच्छे तैयार हो जाएंगे और एक अप्रोच से पता चल जाएगी कि किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच पकड़नी है। जी सर। ठीक है। बाकी एक ये एक जो बाकी नक्सल अगले वाला कैंडिडेट को ऑल टॉपिक द है, बेस्ट। हाँ हाँ जी। हाँ महावीर जी ये बिल्कुल सैनी जी जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि जो बोर्ड के जो चेयरपर्सन होते हैं ना, उनका करंट में बड़ा इंटरेस्ट होता है। करंट और जो बेसिकली जो उसका बायोडाटा रहता है कैंडिडेट का, जो पर्सनल क्वेश्चंस है, मेनली फोकस एक्चुअली आपने वो देखा होगा यही अभी। करते हैं, वो लोग किताबें नहीं पढ़ते कभी भी, वो आपके बिल्कुल बायोडाटा बिल्कुल। से और करंट से क्वेश्चंस निकालते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट स्पेशली चेयरपर्सन जो है मेनली करंट पे उनका फोकस रहता है, जैसे राबू